मेहनत की गुंजे कभी खुलेआम नहीं होती। कामयाब होने के लिए इतनी बात जान लो, पढ़ाई कभी घंटों की मोहताज नहीं होती। ना मंदिर के चनावत से, ना पानी की चमचम से, अरे हिंदुस्तान खड़ा है यारों वीरों की कुर्बानी से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीएल में। तो आज मैं लेके आया हूँ इतिहास के महत्वपूर्ण कथन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो आज यह है पार्ट सेकंड। दोस्तों, पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट वीडियो ये आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर अपना वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जिनको कथनों के बारे में पता नहीं है। तो इतिहास के महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ही ऐसी क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत माता की दास्ता के लिए अपने समस्त परिवार को युद्ध में झोंक दिया। तो इसके चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं। आप अपना नोटबुक साथ में रखिए और अपना आंकलन भी कर सकते हैं यहाँ पर कितने राइट होते हैं और अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए: रास बिहारी बोस, हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पतिंग, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिनकी आज में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और विजय सिंह पतिंग, जिनको राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक कहा जाता है। हीरालाल शास्त्री, जिनको प्रधानमंत्री बनाया था चौथे चरण में राजस्थान के एकीकरण के समय। बच गए रास बिहारी बोस। तो इन्होंने ये कहा था अपनी पुस्तक में कि भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ही ऐसे क्रांतिकारी है जिन्होंने भारत माता की दास्ता के लिए अपने समस्त परिवार को युद्ध में झोंक दिया। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर केसरी सिंह की। तो केसरी सिंह का जन्म हुआ था शाहपुरा भिलवाड़ा में और इनके पिता थे कृष्ण सिंह, यानी कवि कृष्ण सिंह का बेटा दो। इनके पिता भी कवि भी कह सकते हैं और ये केसरी सिंह खुद भी स्वयं भी कवि भी थे और क्रांतिकारी भी थे। तो कृष्ण सिंह का बेटा दो, यानी इनके दो बेटे। केसरी सिंह का भाई था जोरावर सिंह बाहरट और केसरी सिंह बाहरट, और इनका पुत्र था एक प्रताप सिंह बाहरट। ये तीनों ही प्रबल क्रांतिकारी थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने ही कहा था भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ही ऐसे क्रांतिकारी है जिन्होंने भारत माता की दास्ता के लिए अपने समस्त परिवार को युद्ध में झोंक दिया। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। मैंने प्रताप सिंह जैसा कठोर हृदय का स्वामी भक्त लड़का नहीं देखा। काफी शानदार कथन का है कि प्रताप सिंह जैसा कठोर हृदय का स्वामी भक्त लड़का नहीं देखा। तो ये बात है बनारस षड्यंत्र की। बनारस षड्यंत्र के तहत प्रताप सिंह बारट को जेल भेज दिया गया। वो बनारस षड्यंत्र क्या था कि जिसके तहत आज वो बम फेंका गया था। और इसके चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं: क्लीवलैंड, कर्नल टॉड, करजन, दशरथ शर्मा। तो बात करते हैं प्रताप सिंह बारट की, जो कि पुत्र था किसका? केसरी सिंह बारट का। तो यहाँ पर जब ये नहीं मानता है प्रताप सिंह बारट, बनारस षड्यंत्र के तहत इसको जेल में दे दिया, तो इसके पिता को भेजा जाता है समझाने के लिए। तो पिता बोलता है कि चलो भाई मैं समझा देता हूँ। तो पुत्र और पिता का ये अंतिम मिलन होता है। यहाँ पर पिता और पुत्र का अंतिम मिलन होता है। तो कहते हैं यहाँ पर, बे बिछड़िया शुद्ध बाप मिल्या, ओ लाडे सर हड़प पड़ियो, छाती सू चेपिया बेटा ने, नैना सू नैन बरस पड़ियो। तो यहाँ पर यहीं पर यही बात की थी अपने पुत्र प्रताप सिंह बारट को। केसरी सिंह बारट ने कहा था कि जे भेद बता अंग्रेजा ने, जे घर आवेलो तो पहली गोरी केसरी खावलो। यानी केसरी सिंह बारट ने कहा था कि अगर तूने भेद बता दिया तो पहली गोली मेरी ही खावलो तू। तो बिसरावल कर दे शीश मेरा, यानी ऐसे ऐसे क्रांतिकारी थे केसरी सिंह बारट की। मेरी चिंता छोड़, तू बस भेद ना बताइयो इन अंग्रेजों को। तो यहाँ पर प्रताप सिंह बारट को और बड़ी यातनाएं दी जाती है, कठोर यातनाओं के साथ। तो एक और बहाने से इसे पूछा जाता है कि बिलक रही है माँ तेरी, तो यानी माँ तेरी बिलक रही है, तू बता दे मुझे कौन कौन थे वो बनारस षड्यंत्र के तहत कौन कौन थे आपके साथ। तो वापस इसका सटीक जवाब आता है प्रताप सिंह बारट का कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं एक माँ रोए तो रोने दो, हजारों माताओं को नहीं रुलाने दूंगा मैं। तो यह बात सुनते ही क्लीवलैंड ने इसको वहीं पर यातनाएं दे देकर मार दिया। और क्लीवलैंड ने कहा था कि मैंने ऐसा प्रताप सिंह जैसा कठोर हृदय का स्वामी भक्त लड़का नहीं देखा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
क्लीवलैंड, जो कि इसको यातनाएं दे देकर मार दिया था। तो अगला क्वेश्चन आपकी इस के ऊपर दोस्तों, इसे आत्महत्या कहना एकदम शरारत है। इसे आत्महत्या कहना एकदम शरारत है। यह एक ऐसी बात है जो न सिर्फ जैसलमेर के लिए बल्कि दूसरे राजाओं के लिए भी शर्म की बात है। किसके बारे में कहा गया है? आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना आंसर लगाइए। 4 ऑप्शन दिए गए, तो बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्हें सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाएं दी थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको रियासती विभाग की स्थापना की थी, जिनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हीरालाल शास्त्री, जो कि चौथे चरण के प्रधानमंत्री बने थे। गोकुल भाई भट्ट, इनका संबंध हातल गांव सिरोही से था, राजस्थान के गांधी जी ने कहते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी याद में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये इन्होंने कब कहा था कि इसे आत्महत्या कहना एकदम शरारत है, एक ऐसी बात है जो न सिर्फ जैसलमेर बल्कि दूसरे राजाओं के लिए भी शर्म की बात है। तो यह सागरमल गोपा के लिए कही गई बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्योंकि सागरमल गोपा को माटी जेल में 3 नवंबर डालकर आग, वो केरोसिन तेल डालकर जला दिया गया मिट्टी के तेल से। तो और सागरमल गोपा का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1900 को, जो जैसलमेर में था। तो इसीलिए जैसलमेर से पता चल गया होगा कि यह जैसलमेर के नहीं बल्कि दूसरे राजाओं के लिए भी शर्म की बात है, जो कि जेल में इन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अगला क्वेश्चन आपकी इस के ऊपर है दोस्तों, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपसे समझौते से नहीं, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपसे समझौते से अधीन किया है, न कि बल से। यह कथन किसका है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कर्नल टोड, दशरथ शर्मा, गौरीशंकर ओझा, सर टॉमस रो। तो बात करते हैं कर्नल टोड की, जिन्हें राजस्थान के इतिहास के जनक पितामह कहते हैं, घोड़ावाला बाबा कहते हैं। दशरथ शर्मा, जो कि अच्छा, इनकी पुस्तक का नाम बताइए आप कमेंट करके। दशरथ शर्मा की पुस्तक का नाम क्या था? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो कि एक इतिहासकार थे। और सर टॉमस रो की बात करते हैं, तो सर टॉमस रो, जो कि प्रथम राजस्थान आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? सर टॉमस रो, जो कि आए थे 1600 ईस्वी में, जहांगीर से मुलाकात की थी अकबर के किले में, अजमेर में, मैगजीन दुर्ग में, जिसकी स्थापना अकबर ने 1570 ईस्वी में करवाई थी। और जो वर्तमान में 1908 में राजपूताना संग्रहालय में मिला लिया गया है, किसको? मैगजीन दुर्ग को। तो बात थी सर टॉमस रो ने यह कब कहा कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया है, न कि बल से। तो यह बात सर टॉमस रो ने कही है, जो कि राजस्थान आने वाला पहला अंग्रेज था। तो ये बात कब गई? तो कब गई? ये मेवाड़ के राणा अमर सिंह प्रथम और जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, और मुगल बादशाह जहांगीर, जिसके मध्य संधि हुई 5 फरवरी 1615 को। 5 फरवरी 1615 को दोस्तों संधि होती है, जिसे मेवाड़ मुगल संधि कहते हैं। इतिहास में मेवाड़ मुगल संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो किस किस के मध्य हुई? मेवाड़ के राणा अमर सिंह प्रथम और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य। तो इस संधि के तहत ही अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार की थी जहांगीर की। इसीलिए कहा गया कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया, बल्कि न कि बल से। किसने कहा? सर टॉमस रो ने। तो अगला क्वेश्चन आपकी इस के ऊपर है दोस्तों, राणा अमर सिंह प्रथम हिंदुस्तान के सबसे बड़े सरदारों और राजाओं में से एक था, यह किसने कहा? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। राणा अमर सिंह प्रथम, जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजाओं और सरदारों में से एक था, यह किसने कहा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, जहांगीर, शाहजहां, अबुल फजल, बदायूनी, जो कि हल्दीघाटी युद्ध में अपनी दाढ़ी को राजपूतों की खून से रंगा था। अबुल फजल, जो नवरत्नों में शामिल था अकबर के, जिसने आईने अकबरी लिखी थी। शाहजहां, जिसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। जहांगीर, जो कि चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जहांगीर ने कहा था राणा अमर सिंह प्रथम है, जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े सरदारों और राजाओं में से एक है। तो इसकी पुस्तक क्या है? पुस्तक का नाम पूछ ले तो तुझुके जहांगीरी, जिसमें क्या लिखा है?
यही कथन लिखा है तुजू के जहांगीर में कि राणा अमर सिंह प्रथम हिंदुस्तान के सबसे बड़े सरदारों और राजाओं में से एक था, जो कि उसके पूर्वजों की श्रेष्ठता व अध्यक्षता देश के राजा और रईस सभी परिवार स्वीकार करते हैं। किनके? मेवाड़ के राणाओं के, जो कि अमर सिंह प्रथम के बारे में कहा गया है। किसने कहा? जहांगीर ने अपनी पुस्तक तुजू के जहांगीर। और इसी के अंदर हरकाबाई का नाम मिलता है मरियम उजमानी। जो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। मेवाड़ की 20 लाख जनता का भाग्य का फैसला महाराणा भूपाल सिंह अकेले नहीं कर सकते। यह किसने कहा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला महाराणा भूपाल सिंह नहीं कर सकते, यह किसने कहा? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए दोस्तों। माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पतिंग, रामनारायण चौधरी, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत, जिनका संबंध एक ही भूमट आंदोलन से है, जो 1921 से मातृकुंडिया से प्रारंभ हुआ था। और विजय सिंह पतिंग, जिनको कहा जाता है राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक। रामनारायण चौधरी, ये भी किसान आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारी थे। माणिक्यलाल वर्मा, जो कि मेवाड़ में प्रधानमंत्री भी थे और 3rd चरण के प्रधानमंत्री भी बने माणिक्यलाल वर्मा। तो ये इन्होंने कहा था कि जब एकीकरण हो रहा था राजस्थान का, तो एकीकरण के समय मेवाड़ रियासत 2nd चरण में मिलने वाली थी, बल्कि उदयपुर रियासत मेवाड़ को 3rd चरण में मिलाया था, क्योंकि मेवाड़ का उस समय राणा कौन था? भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह था। तो भूपाल सिंह ने मना कर दिया। तब माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था कि मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला महाराणा भूपाल सिंह नहीं कर सकते, अकेले महाराणा भूपाल सिंह नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। इस क्वेश्चन से पहले यदि आपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब कथनों की टॉपिक लेके आया हूँ। तो कथन ही होते हैं जो कि इतिहास में प्रमुख श्रेष्ठ रहे हैं, राजाओं के द्वारा कहे गए हैं। और कथन है तो कथन तो बड़े ही होते हैं, तो आपको ऐसी वैसी बातें नहीं करनी है। तो ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। दिलवाड़ा के जैन मंदिर ताजमहल के बाद भारत की सर्वश्रेष्ठ इमारत है, यह किसने कहा था? कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर भारत की सर्वश्रेष्ठ इमारत है ताजमहल के बाद। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। स्मिथ, कर्नल टॉड, फर्ग्यूसन, दशरथ शर्मा। बात करते हैं स्मिथ की। तो स्मिथ ने इन मंदिरों के बारे में कहा था कि कारीगरी और सूक्ष्मता की दृष्टि से इन मंदिरों की क्षमता हिंदुस्तान की कोई इमारत नहीं कर सकती। यानी कारीगरी और सूक्ष्मता की दृष्टि से इन मंदिरों की जो क्षमता है वो हिंदुस्तान के किसी मंदिर में नहीं है। और यह बात किसने कही थी कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर ताजमहल के बाद भारत की सर्वश्रेष्ठ इमारत है? तो किसने कही? कर्नल टॉड ने कही है। इसका राइट आंसर कर्नल टॉड। और यहाँ पर दिलवाड़ा में 5 मंदिर है जो कि जैन मंदिर है और आदिनाथ जी को समर्पित है। ऋषभ देव जी या आदिनाथ जी को, जो आबू में है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर आबू में, सिरोही में। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। मेवाड़ राजवंश ने स्वतंत्रता के लिए बहुत बलिदान किए हैं। आप स्वयं स्वतंत्रता के पुजारी हैं, अतः आपको स्वतंत्रता के उपासकों में जेल डालना कलंक की बात है। यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रामनारायण चौधरी, महात्मा गांधी, विजय सिंह पतिंग, लोकमान्य तिलक। तो बात करते हैं रामनारायण चौधरी की, जो कि बेंगू किसान आंदोलन के अध्यक्ष रहे, किसान आंदोलन के अच्छे क्रांतिकारी थे। विजय सिंह पतिंग, जिनको किसान आंदोलन के जनक कहते हैं, इनका मूल नाम क्या है? भूप सिंह मूल नाम। लोकमान्य तिलक जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? फतेह सिंह। जो इनको पत्र लिखते हैं कौन? लोकमान्य तिलक। अच्छा, पहले किसने लिखा था? तो लोकमान्य तिलक को लिखा था विजय सिंह पतिंग के द्वारा। किसको? विजय सिंह पतिंग के द्वारा पहले लोकमान्य तिलक को लिखा गया पत्र। कब? 1900, ये फतेह सिंह थे 1921 से इनका शासनकाल था। तो पहले लिखते हैं विजय सिंह पतिंग लोकमान्य तिलक को पत्र कि मेवाड़ राजवंश से स्वतंत्रता के लिए बहुत बलिदान किए हैं। आप स्वयं स्वतंत्रता के पुजारी है, तो आपको स्वतंत्रता के उपासकों को जेल में डालना कलंक की बात है। लोकमान्य तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक के द्वारा यह कथन वापस मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लिखा जाता है। तो उस
पत्राचार के दौरान यह बात कही गई कि मेवाड़ राजवंश ने स्वतंत्रता के लिए बहुत बलिदान किए हैं। आप स्वयं स्वतंत्रता के पुजारी हैं, अतः आपको स्वतंत्रता के उपासकों को जेल में डालना नहीं चाहिए। तो यह कथन लोकमान्य तिलक का है, जो कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को कहा गया। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, भारतीय ऐतिहासिक तिथिक्रम के प्रति उदासीन है। जब उनसे कुछ ऐतिहासिक तत्व पूछा जाता है तो वो जवाब नहीं दे पाते और कहानियां गए तो कुछ इज्जत का सा सवाल लगता है कि भारतीय ऐतिहासिक तिथिक्रम के प्रति उदासीन हैं। उनसे कोई ऐतिहासिक तत्व पूछा जाता है तो वे जवाब नहीं दे पाते और कहानियां गढ़ने लगते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए, किसने कहा था ये बात करते हैं। हुएनसांग की 4 ऑप्शन, अलबरूनी, अबुल फजल, हुएनसांग, अमीर खुसरो जो कि जिसको तोत ए हिंद कहा जाता है, अमीर खुसरो को। हुएनसांग जो कि हर्षवर्धन के काल में आया था भारत, चीनी यात्री था। अबुल फजल अकबर का नवरत्न था, जिसने तुजुके अकबरी लिखी थी, अकबर आईन अकबरी लिखी थी। और अलबरूनी, आपको कमेंट करके बताना है अलबरूनी कब आया था भारत, किसके साथ आया। तो मैं बता देता हूँ, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया और इसकी पुस्तक है किताबुल हिंद। तो अच्छा, अलबरूनी का अब मैं पूरा नाम बता देता हूँ आपको। अलबरूनी का पूरा नाम क्या है? तो अलबरूनी का पूरा नाम अब्बू रिहान मोहम्मद बिन अहमद अलबरूनी, मोहम्मद बिन अहमद अल बदरूनी। तो ये इसका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों कि यदि हिंदू मुसलमानों के मध्य कोई संकट पैदा हुआ तो वह हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों का साथ नहीं देगा। यह कथन किसने किसको कहा था? बहुत ही अच्छा कथन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। किसने कहा था ऐसा कि यदि हिंदू मुसलमानों के मध्य कोई संकट पैदा हुआ तो वह हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों का साथ नहीं देगा। तो यह कब की बात है आपको पता चल गई होगी। ये बात है एकीकरण के समय की। कब की बात है? एकीकरण के समय। जैसलमेर का राजा रघुनाथ सिंह, मारवाड़ का राजा, जोधपुर का राजा हनुमंत सिंह, मेवाड़ का भूपाल सिंह और अजीजो दौला जो कि टोंक के महाराजा थे, अजीजो दौला। तो यह बात किसने कही? यदि हिंदू मुसलमानों के मध्य कोई संकट पैदा हुआ तो हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों का साथ नहीं देगा। तो यह इससे पहले एकीकरण के समय मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर मारवाड़ रियासत हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, तब इन्होंने पाकिस्तान में पक्का तय कर ली थी। तो हनुमंत सिंह गए पहले जैसलमेर के शासक रघुनाथ सिंह के पास कि मैं पाकिस्तान में मिलना चाहूँ तो आप मेरे साथ हो क्या? तब इन्होंने सटीक जवाब दिया, यदि मैं हिंदू और मुसलमानों के मध्य कोई संकट पैदा हुआ तो हिंदुओं के विरुद्ध वह मुसलमानों का साथ नहीं देगा। इससे समझ गए थे हनुमंत सिंह कि यह पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहता। इसलिए ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? रघुनाथ सिंह के द्वारा यह कथन कहा गया कि यदि हिंदू मुसलमानों के मध्य कोई संकट पैदा हुआ तो वह हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों का साथ नहीं देगा। यह कथन है रघुनाथ सिंह जो कि हनुमंत सिंह को कहता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, यदि सुल्तान के शरीर पर अपनी तलवार के उतने ही घाव के लिए प्यासे है जितनी मोहरें मांगी थी। बहुत ही अच्छा कथन है। किसने कहा था? आपको कमेंट करके बताना है, अपनी कॉपी में लिखते जाओ कितने राइट होते हैं। देखो लास्ट में आंकलन करो अपना। युद्ध में सुल्तान के शरीर पर अपनी तलवार के उतने ही घाव के लिए प्यासी है जितने मोहरें उसने मांगी थी। तो ये अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग मत देते हैं। ऑप्शन पहले आपके सामने 4 दिए गए, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान और अमीर देव। जो अब महाराणा प्रताप तो ऐसे युद्ध में कभी किसी से बात नहीं की, ये सब तो होगा नहीं, और राणा सांगा तो वैसे भी नहीं होगा। बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान और अमीर देव की। हमीर हट के लिए प्रसिद्ध है, बात इसी की कर लेते हैं अपन। हमीर हट के लिए प्रसिद्ध है। तो हमीर महाकाव्य के अनुसार एक्के ने अलाउद्दीन खिलजी ने जब उलुग खां को भेजा संधि करने के लिए हमीर के पास, तब संधि में 300 घोड़े और हाथी मांगे गए थे। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने संधि के तहत। तो हमीर हट के लिए प्रसिद्ध आप सभी को पता है, और हमीर ने ये सब करने से मना कर दिया। अब अलग इतिहासकार क्या बताते हैं? दशरथ शर्मा के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि तू अगर मैं अपनी पुत्री का विवाह मेरे से करवाए तो मैं तेरे ऊपर आक्रमण नहीं करूँगा। क्या कहा था? अलाउद्दीन खिलजी हमीर को कहता है कि
तू अपनी पुत्री का विवाह मेरे से करवाता है तो मैं तेरे ऊपर आक्रमण नहीं करूँगा। तो ये अलग अलग इतिहासकार हैं, अलग अलग मत देते हैं अपना, तो इनके बातों पर आपको ज़्यादा गौर नहीं करना है। तो यह बात किसने कही थी कि यदि सुल्तान युद्ध में सुल्तान के शरीर पर अपनी तलवार के उतने ही घाव के लिए प्यासे हैं जितनी मोहरें उसने मांगी थी। यानी ये बात कही है 300 घोड़े और उसने कुछ हाथी मांगे थे संधि के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमीर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। गोहिल ईरान के बादशाह नौशेख आदिल की संतान है। इसका मत कौन कौन से इतिहासकार देते हैं? यह कथन किसका है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नल टोड, दशरथ शर्मा, अबुल फजल और नैन्सी। बात करते हैं कर्नल टोड की। तो ये तो आपको पता है विदेश है, तो विदेशी बताएंगे, तो ये तो होगा नहीं। राजपूतों को, गुहिलों को इन्होंने विदेशी बताया था। दशरथ शर्मा तो ये है पंडित। तो इन गुहिलों का संबंध ब्राह्मण से उत्पन्न संतान किसने बताया था? दशरथ शर्मा ने। अबुल फजल तो यह है मुस्लिम मुगल दरबारी अकबर का नवरत्न, तो ये मुस्लिम ही बताएगा इनको। तो एक बार क्या है कि ईरान का बादशाह नौशेखा जो कि भारत आया था और उसके कुछ वंशज रह गए थे, ऐसा कुछ इसने बताया था। अबुल फजल ने तो यह मुस्लिम है तो मुस्लिमों को ही तारीफ करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल। अबुल फजल ने ही कहा था कि गुइल ईरान के बादशाह नौशेख आदिल की संतान है, यह कथन अबुल फजल का है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। बेटन ऐसे समय जहाज का संचालन संभाल रहे हैं जबकि जहाज समुद्र के बीच में है और उसमें बारूद भरा है, उसके ऊपर आग लगी हुई है। यह कथन किसका? बहुत ही अच्छा कथन है इस एग्जाम के लिए दृष्टि से। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बातें चल रही है एकीकरण के, एकीकरण के समय तो नहीं है ये। लॉर्ड इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। चलो, लॉर्ड इसमें एटली, चर्चिल और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पटेल तो आप जानते हैं रियासती विभाग का गठन किया था, उसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। बात करते हैं एटली की, तो एकीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन था इंग्लैंड का? एटली। और एटली से पहले प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। और यह बात कौन कहते हैं लॉर्ड इसमें, कब कहते हैं? अच्छा, इनसे पहले वायसराय कौन था इस समय एकीकरण के समय? एकीकरण के समय था बेवेल। तो बेवेल ने त्यागपत्र दे दिया जब एटली की सरकार आई मजदूर दल की, तो उन्होंने यह घोषणा कर दी। कब की घोषणा? 20 फरवरी 1947 को कि ब्रिटेन की संसद ने यह घोषणा कर दी कि जून 1948 तक भारतीय सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। तो यह सुनकर तो बेवेल ने त्यागपत्र दे दिया था भाई वायसराय के पद से। तो अगला कार्यभार वायसराय का किसने संभाला? बेटन ने। बेटन ने यह कार्यभार संभालता है। तब लॉर्ड इसमें ने यह कहा था कि बेटन ऐसे समय जहाज का संचालन संभाल रहे हैं जबकि जहाज समुद्र के बीच में और उसमें बारूद भरा हुआ है, उसके ऊपर आग लगी हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड इसमें। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। किस राजा ने स्वभूमि ध्वस की नीति का अनुसरण किया? किस राजा ने स्वभूमि ध्वस की नीति का अनुसरण किया? तो आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राणा कुंभा, पृथ्वीराज तृतीय, सवाई जयसिंह, महाराणा प्रताप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप। अब ये नीति क्या होती है स्वभूमि ध्वस नीति, इसके बारे में बता देता हूँ। इस नीति के तहत मेवाड़ के अंदर मुगलों ने अपनी अलग अलग चौकियाँ स्थापित की थी। लगभग कितनी चौकियाँ स्थापित कर ली मुगलों ने? 36 चौकियाँ स्थापित कर ली, जो कि अलग अलग ठिकानों के। स्वभूमि ध्वस नीति के तहत वहाँ के किसानों ने इन मुगल चौकियों के पास में अनाज उगाना ही बंद कर दिया, खेती करनी बंद कर दी। तो वहाँ के मुगल भूखे मरने लग गए, एक तरह से कह सकते हैं अपन। तो इस नीति के तहत ही इन मुगल चौकियों को हटा दिया था मेवाड़ से। महाराणा प्रताप ने यह नीति अपनाई थी, स्वभूमि ध्वस नीति, जिसके तहत मुगलों की चौकियां बंद कर दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। मैं तुम्हारे दबाव में नहीं आने वाला, यह कथन किसका है? भाई मैं तुम्हारे दबाव में नहीं आऊँगा, क्यों आऊँगा? तो इसके 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं। हनुमंत सिंह, वीपी मेनन, चंद्रवीर सिंह, रघुनाथ सिंह। तो बातें चल रही है एकीकरण के समय की। एकीकरण के समय मारवाड़ का राजा था हनुमंत सिंह और रियासती विभाग की
स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य सचिव कौन थे? वीपी मेनन। चंद्रवीर सिंह जो कि बांसवाड़ा के राजा थे, और रघुनाथ सिंह जो कि जैसलमेर के राजा थे। तो यह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका राइट आंसर आप बताओ पहले। तो बात करते हैं हनुमंत सिंह की, जो कि जोधपुर के राजा थे, और इन्हें दिल्ली बुलाया गया एकीकरण के समय, और दिल्ली बुलाकर वीपी मेनन बड़ी होशियारी करता है। वीपी मेनन ने इनकी कान पर पिस्टल तान दी, क्योंकि ये हनुमंत सिंह कहाँ जाना चाहता था? पाकिस्तान में मिलना चाहता था अपने रियासत को। तो वीपी मेनन ने पिस्टल तान दी हनुमंत सिंह ने। तो हनुमंत सिंह ने कहा था कि मैं तुम्हारे दबाव में नहीं आने वाला। तो यह कथन किसका? हनुमंत सिंह का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हनुमंत सिंह, जो कि जोधपुर का राजा था। और चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा था? विलय पत्र हस्ताक्षर किया था तब। तो चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यानी अपनी रियासत को खो रहा हूं। तो यह कथन पूछा जाए कि डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यह कथन किसका है? तो यह किसका हो जाएगा? चंद्रवीर सिंह का। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? हनुमंत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए करीब करीब हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी थी। आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, राइट आंसर बताइए आप कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए करीब करीब हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी थी। ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, शेरशाह सूरी, औरंगजेब। तो अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत बार आक्रमण कर चुका है, 1303, 1308 में अकबर चित्तौड़ का शाखा, रणथंभौर का शाखा। बाबर जो कि 1526 में भारत पर आक्रमण करता है, मुगल सत्ता की स्थापना करता है भारत पर। और शेरशाह सूरी जो बाबर का पुत्र हुमायूं था, उसको यहाँ से भगा देता है और भारत पर राज करने लग जाता है शेरशाह सूरी। औरंगजेब जो कि जिंदा पीर कहा जाता है जिसको। बात करते हैं शेरशाह सूरी की। तो एक युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध, जो कि मारवाड़ का शासक था उस समय, मालदेव। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को हुआ था। ये 1544 को युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध। किन किन के मध्य? राव मालदेव, मारवाड़ का शासक, और उधर शेरशाह सूरी। मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा थे इधर, और उधर वीरमदेव और कल्याणमल। क्योंकि इनसे पहले युद्ध हुआ था पाहेबा और साहिबा का युद्ध, जो कि मारवाड़ और बीकानेर के मध्य हुआ था। बीकानेर का शासक राव जेत सिंह, जिसका पुत्र कल्याणमल, राव जेत सिंह मारा गया उसमें। तो कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। और वापस युद्ध आता है 1544 में, गिरी सुमेल का युद्ध, जिसमें मालदेव और शेरशाह सूरी, जिसके शरण में गया था कल्याणमल। और शेरशाह सूरी के साथ कौन आए थे युद्ध में? वीरमदेव और कल्याणमल। तो यहाँ पर मालदेव की हार होती है और मालदेव भाग जाता है सिवाना, क्योंकि सिवाना को मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन स्थिति कहते हैं। शरण स्थली किसे कहते हैं? मारवाड़ के शासकों की सिवाना दुर्ग को। मालदेव यहाँ से सिवाना चला जाता है और फिर यहाँ पर अधिकार कर लेता है मारवाड़ पर शेरशाह सूरी, और ख्वास खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त करता है। और शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद वापस मालदेव अपना आधिपत्य जमा लेता है। तो इस युद्ध में हार के बाद, शेरशाह सूरी की विजय के बाद, शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए करीब करीब हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी थी। क्योंकि मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है, इसलिए मालदेव के बारे में कहा गया कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए करीब करीब हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी थी। यह कथन किसका है? शेरशाह सूरी का। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। मेवाड़ मुगलों के सामने नहीं झुकी। मेवाड़ रियासत मुगलों के सामने नहीं झुकी, वो आज कांग्रेस के सामने कैसे झुकी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, आंसर बताओ इसका। शार्दुल सिंह, भोपाल सिंह, उदय सिंह, भीम सिंह। मेवाड़ मुगलों के सामने नहीं झुकी, कांग्रेस के सामने झुकी। इससे पता चल गया होगा बात कब की है। ये एकीकरण की बातें चल रही है यहाँ पर। एकीकरण के समय बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह, मेवाड़ का शासक भोपाल सिंह, और धौलपुर का उदय सिंह, और भीम सिंह कहाँ के? कोटा के शासक है। तो आपको बताना ही है किसने कहा था कि मेवाड़ मुगलों के सामने नहीं झुकी, वो आज कांग्रेस के सामने कैसे झुकी। क्योंकि तीसरे चरण के अंदर मेवाड़ का विलय हो जाता है एकीकरण के, और तीसरे चरण में जब मेवाड़ का विलय होता है तो मेवाड़ के महाराणा को बीकानेर के महाराजा द्वारा पत्राचार के माध्यम से पत्र लिखा जाता है, और उसमें कहा जाता है कि मेवाड़ मुगलों के सामने कभी नहीं झुकी,
वो आज कांग्रेस के सामने कैसे झुक गई। यानी यह कथन किसका है, शार्दुल सिंह का है, जो पत्राचार के माध्यम से भूपाल सिंह को कहा गया है। और भूपाल सिंह का इसका सटीक जवाब जाता है कि मैंने तो भाई अपनी रियासत कांग्रेस को सौंप दी, अन्य राजाओं को भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये बात थी एकीकरण की। और एकीकरण के समय पहले मेवाड़ रियासत का विलय किया गया और फिर बारी आई थी बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर की। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह ने यह कहा था कि मेवाड़ मुगलों के सामने नहीं झुकी, वो आज कांग्रेस के सामने कैसे झुक गई। तो अगला क्वेश्चन आपकी इसमें के ऊपर है दोस्तों, यदि अजमेर पर विप्लवकारियों का अधिकार हो जाता तो राजस्थान के शासक उनके सहयोगी बन जाते। बहुत ही अच्छा है। कब का आपको पता चल गया होगा, कब की बात है ये। यदि अजमेर पर विप्लवकारियों का अधिकार होता तो राजस्थान के शासक उनके सहयोगी बन जाते। बहुत ही अच्छा कथन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पिचार्ड, मेजर सावर्स, ईडन, कैनिंग। तो कैडन, यह बात है क्रांति की। क्रांति के समय कैनिंग थे गवर्नर और ईडन क्या थे, ईडन थे जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट और मेजर सावर्स थे मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट। और पिचार्ड की कहा था क्रांति के समय क्रांतिकारियों के विरुद्ध में कि यदि अजमेर पर क्रांतिकारियों का हो जाता अधिकार तो राजस्थान के शासक उनके सहयोगी बन जाते। यह कथन किसका है, पिचार्ड का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। ये तो पहले ही बता दिया मैंने, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो कब का है ये, एकीकरण के समय की बात है भाई। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, हनुमंत सिंह, वीपी मेनन, चंद्रवीर सिंह, रघुनाथ सिंह। मारवाड़ का शासक एकीकरण के समय हनुमंत सिंह और रियासती विभाग का मुख्य सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा का शासक रघुनाथ सिंह, जैसलमेर का शासक। तो चंद्रवीर सिंह ने कहा था, क्योंकि इसका विलय हो गया था तीसरे चरण में, बांसवाड़ा का दूसरे चरण में हो गया था, सॉरी। तो चंद्रवीर सिंह ने कहा था जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यानी इसकी रियासत खो बैठा हूँ, मैं अपनी रियासत जाय जागीर खो बैठा हूँ। तो यह कथन किसने कहा था, चंद्रवीर सिंह ने। चंद्रवीर सिंह ने यह कथन कहा था। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, मुसलमान बादशाहों के समय में भी हमारा कोई पूर्वज मुलाकात करने के लिए नहीं गया, तब मैं कैसे जा सकता हूँ भाई। यह कब की बात है, बात तो अच्छी कही है कि मुसलमान बादशाहों के समय में भी हमारा कोई पूर्वज नहीं गया तो मैं कैसे जा सकता हूँ मुलाकात करने के लिए। बात तो अच्छी है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, जवान सिंह, मान सिंह, सेकिन अमर सिंह और सरदार सिंह। तो बात है 1832 की। 1832 जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग का अजमेर दरबार लगा था तो मेवाड़ के महाराणा को निमंत्रण दिया था। उस समय मेवाड़ का महाराणा था जवान सिंह। तो जवान सिंह ने कहा था कि मुसलमान बादशाहों के समय में भी हमारा कोई पूर्वज नहीं गया मुलाकात करने के लिए, तो मैं कैसे आ सकता हूँ आपके दरबार में आपसे मुलाकात करने के लिए। तो यह निमंत्रण तो मिल गया, लेकिन ये जवान सिंह गए नहीं थे वहाँ पर। बात करते हैं मान सिंह सेकंड की। तो मान सिंह थे जयपुर के महाराजा उस समय। अमर सिंह की, जो महाराणा प्रताप का पुत्र था। और सरदार सिंह की, जो इन जवान सिंह के बाद मेवाड़ के महाराणा बने थे, जो कि 1832 से 1838 से 1842 तक रहे। और ये बात है 1832 की, जवान सिंह को जब निमंत्रण मिला लॉर्ड विलियम बेंटिंग के अजमेर दरबार का, जो कि तब इन्होंने यह कहा था कि मुसलमान बादशाहों के समय में भी हमारा कोई पूर्वज नहीं गया मुलाकात करने के लिए, तब मैं कैसे जा सकता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवान सिंह। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर में को धूल में मिला दूंगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा, यह कथन किसका। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सवाई जगत सिंह प्रथम, लकवा दादा, डी बोइन, महादजी सिंधिया। यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। भाई जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है, सवाई जगत सिंह प्रथम को। जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है सवाई जगत सिंह को। लकवा दादा जो कि मराठा, ये तीनों ही मराठा थे बाकी, डी बोइन, महादजी सिंधिया। तो लकवा दादा, जो पाटन का युद्ध हुआ था उसमें लकवा दादा था। पाटन का युद्ध हुआ था जयपुर और मराठों के बीच। जयपुर जोधपुर की सेना थी इधर और इधर मराठे थे, तो इसमें मराठे हार गए थे और जीत हुई थी। जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह था उस समय और
ये युद्ध पाटन का युद्ध हुआ था जून 1790 ईस्वी में। और प्रताप सिंह और विजय सिंह था इधर, विजय सिंह मारवाड़ का और प्रताप सिंह जयपुर का शासक। और इसके साथ फ्रांसीसी सेनापति कौन था, डी बोइन। ये भी पाटन के युद्ध में साथ ही था, लखवा दादा के साथ मराठा थे ये तीनों। और ऐसा पूछ ले कि डी बोइन की कब्र कहाँ है, तो मेड़ता में है, ये फ्रांसीसी सेनापति है, और नागौर में मेड़ता में इसकी कब्र है। और महादजी सिंधिया जो कि तुंगा का युद्ध हुआ था, तुंगा का युद्ध कब हुआ, कमेंट करके बताइए आप, तुंगा का युद्ध कब हुआ। तुंगा का युद्ध हुआ था, तुंगा का युद्ध वही महादजी सिंधिया और प्रताप सिंह के मध्य हुआ था। तो प्रताप सिंह की यहाँ पर विजय होती है। प्रताप सिंह की विजय होने पर महादजी सिंधिया, जो कि लाल सोट एक जगह है जहाँ पर जाते समय महादजी सिंधिया ने कहा था कि यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा, मिला के रहूंगा, मिला दूंगा जो भी है। तो तुंगा के युद्ध के समय कहा था, यह बात है 1787 की, जुलाई 1787 में तुंगा का युद्ध होता है। इसके बाद पाटन का युद्ध होता है 1790 में। और 1787 में जब तुंगा युद्ध से हार होकर मराठा युद्ध वापस जा रहे थे लाल सोट से, जो कि टोंक में पड़ता है लाल सोट, वहां पर महादजी सिंधिया ने कहा था कि यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। यह कथन किसका है, महादजी सिंधिया का। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं, किस युद्ध की तुलना हल्दी घाटी के युद्ध से की गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस युद्ध की तुलना हल्दी घाटी के युद्ध से की गई है। तो ये 4 युद्ध आपके स्क्रीन पर है, खानवा का युद्ध, तुंगा का युद्ध, पाटन का युद्ध, बटवाड़ा का युद्ध। भाई खानवा का युद्ध तो हल्दी घाटी से पहले ही हो गया था 1527 में। और तुंगा का युद्ध जो अभी बात की थी अपने 1787 को हुआ था, जुलाई 1787 को, जो कि किन किन के मध्य हुआ था। जोधपुर जयपुर के महाराजा थे प्रताप सिंह और विजय सिंह, और इधर थे सिंधिया, महादजी सिंधिया, जिनकी बुरी तरह से हार हुई थी इस युद्ध में। और इन्होंने अभी कहा था ऊपर वाला जो कथन है कि मैं इस युद्ध में हारने के बाद अगर मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा, यही कथन किनका है, महादजी सिंधिया का। लेकिन अपने को बताना है किस युद्ध की तुलना हल्दी घाटी युद्ध से की गई है। तो इसका तुंगा राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध कब हुआ था, 1790 में हुआ था, जो कि ये मराठा ही थे, जो महादजी सिंधिया और डी बोइन थे इधर, जिनकी कब्र मेड़ता में, और इधर किनके मध्य हुआ था, प्रताप सिंह के मध्य, जयपुर का महाराजा था। और इसके अंदर प्रताप सिंह हार जाता है और ये मराठा जीत जाते हैं। और इसी युद्ध को हल्दी घाटी युद्ध से तुलना की गई है इसी युद्ध की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर, पाटन का युद्ध सॉरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो भी कथन मैं लेके आया हूँ, पार्ट 2 था ये दोस्तों, पार्ट 1 आपने यदि नहीं देखा, सॉरी, पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर अपना पार्ट 1 देख सकते हैं। कथन से संबंधित बहुत ही अच्छे कथन है और कथन एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण है। 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलते हैं कथन से संबंधित। तो ये एक जगह एकत्रित किए गए कथन मैंने ये सोचा तो कर लिया। तो आप उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको अभी कथनों के बारे में पता नहीं है, वो किताबों में ढूंढते ही कथन कैसे करें कथनों का क्वेश्चन, तो ये मैंने एक जगह ही कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।